अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा तरीन फैसला दिया है। इस फैसले में एफआईआर से संबंधित लगभग हर पहलू पर विस्तृत चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए ये जो बिंदु हैं इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु, एफआईआर का बेसिक पर्पस क्या होता है, क्यों करवाया जाता है। दूसरा बिंदु है कि एफआईआर की डेफिनेशन क्या होती है। तीसरा पॉइंट है कि एफआईआर को कौन दर्ज करवा सकता है। चौथी बात है कि ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस क्या होते हैं। अगला बिंदु, क्या एफआईआर स्वयं में एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होती है। उससे भी आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न पूछा है कि किन एफआईआर्स को सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस माना जा सकता है। कानून किन एफआईआर्स को ऐसी इजाजत देता है। अगला पॉइंट है कि यदि कोई इन्फॉर्मेंट सूचनादाता जिसने एफआईआर दर्ज करवाई हो, यदि वह मर जाता है तो क्या उस एफआईआर को आईओ के द्वारा कोर्ट में प्रूव करवाया जा सकता है। और अंतिम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्कस की है कि एक डिफेंस कैसे अपने आरोपी के बचाव के लिए एफआईआर का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर में किसी अपराध की आधारभूत सी जानकारी दी जाती है। अपराध कहां हुआ, किस समय हुआ, विक्टिम कौन है। एफआईआर का उद्देश्य क्रिमिनल लॉ को गतिमान कर देना है। क्रिमिनल लॉ की जितनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज होती हैं वो एफआईआर के बाद अपना काम करना शुरू कर देती हैं। 154 सीआरपीसी के अनुसार किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में लिखा जाना ही एक एफआईआर बन जाती है। यह एफआईआर विक्टिम या किसी गवाह या ऐसे व्यक्ति के द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है जिसे कारित किए गए अपराध की जानकारी हो। और जैसे ही यह एफआईआर दर्ज होती है वैसे ही पुलिस, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स सब अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जितनी लीगल अथॉरिटीज होती हैं वे सब गतिमान हो उठती हैं। अब आगे की चर्चा को समझने के लिए हमको यह जानना चाहिए कि एक सब्सटेंशियल एविडेंस क्या होता है। किसी गवाह के द्वारा प्रूव किए बिना ही जो एविडेंस स्वतः एडमिसिबल हो जाए वह सब्सटेंशियल एविडेंस होता है। इसे बिना कोरोबोरेशन यानी बाहरी सपोर्ट के ही कोर्ट में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे एफएसएल की रिपोर्ट है, जैसे ही डीएनए रिपोर्ट एफएसएल के द्वारा दी जाएगी तो सेक्शन 293 सीआरपीसी की सहायता से यह एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में आकर कोई दूसरा एक्सपर्ट वहां से आकर प्रूव करे या ना करे, यह रिकॉर्ड पर लगते ही स्वतः प्रूव्ड मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब एफआईआर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी एडवोकेट्स इसको याद रखें कि सभी एफआईआर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होती। जब तक कोई उसको बाहर से आके प्रूव नहीं करेगा वह अपने आप में स्वतः एडमिसिबल नहीं हो जाएगी। यदि एफआईआर केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगी हुई है और उसे निर्धारित विधि से प्रूव नहीं किया गया है तो यह स्वतः ही प्रूव नहीं हो जाएगी। इन्फॉर्मेंट या जिसे हम कह सकते सूचनादाता आकर कोर्ट में इस एफआईआर को प्रूव करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने इस फैसले में नहीं बताया है, लेकिन हम अपनी तरफ से बताते हैं जो अनुभव से प्राप्त होता है कि कोई एविडेंस वस्तुतः सब्सटेंशियल एविडेंस है या नहीं है, इसे जांचने के लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है। यदि कोई एविडेंस बिना क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरे ही कोर्ट में स्वीकार्य हो जाए तो वह सब्सटेंशियल एविडेंस होता है, वरना तो बाकी सब एविडेंस को स्वीकार्यता के लिए उस एविडेंस के क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो बयान 164, बयान 161, मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको हम एमएलसी भी कहते हैं, पीएम रिपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई बयान नहीं होता जिसे बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के स्वीकार किया जा सकता हो, अर्थात वह सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता। आज के केस का नाम है ललिता वर्सेस विश्वनाथ। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1086 ऑफ 2017 थी, जिसे जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 30 जनवरी 2025 को यानी कि बस सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया था। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो
तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन FIRs के बारे में बताया जो स्वतः एडमिसिबल हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब FIRs एडमिसिबल नहीं होती, सब FIRs सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होती, बल्कि वे FIRs जिनमें इन्फॉर्मेंट सूचनादाता अपनी मृत्यु के संबंध में कुछ बताता है, तो वे FIRs बिना किसी गवाह के स्वतः प्रूव्ड हो जाने वाली सब्सटेंशियल एविडेंस होती हैं। यदि ये आत्महत्या के उकसाने के लिए की गई है तो ऐसी FIR को आगे सहारा देने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113A मौजूद होता है, और यदि यह केस हत्या आदि के लिए दर्ज किया गया है तो उसके लिए सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन वहां कानून में स्थापित की गई है। इन परिस्थितियों में प्रूव होने से पहले ही कोर्ट मानकर चलेगा कि आरोपी ने ही FIR में वर्णित अपराध कारित किया है। लीगल प्रिजम्पशंस का यही अर्थ होता है कि कोर्ट प्रूव होने से पहले ही उसको मानकर चलेगा और आरोपी का काम होगा कि उसको डिस्प्रूव करे ताकि अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। इन दोनों स्थितियों में हत्या या आत्महत्या के परिणाम स्वरूप इन्फॉर्मेंट तो कभी कोर्ट में आ नहीं पाता है, अपनी बात को कह नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसका जो बयान कोर्ट में रिकॉर्ड पर रखा हुआ है वह स्वतः प्रूव्ड होता है और कोर्ट इसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। कोर्ट में इस डाइंग डिक्लेरेशन की लगभग कोई काट नहीं होती और आरोपी को सजा मिलती ही मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे गूढ़ लीगल प्रश्न होते हैं जिन्हें संबंधित प्रोसिक्यूशन गवाहों के सामने रखकर अनुभवी एडवोकेट्स अपने आरोपियों को बचा पाते हैं, पर यह ऐसा अपवाद स्वरूप ही हो पाता है क्योंकि गिनती के कुछ पुराने एडवोकेट्स ही इस हुनर के हकदार होते हैं, वही इसको जानते हैं। अब हम FIRs को एक सब्सटेंशियल एविडेंस के रूप में समझने के पूरे कानून को दोबारा से देखते हैं। विषय को दोबारा समझने के लिए हम बताते हैं कि आत्महत्या वाले मामलों में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113A के आधार पर तथा हत्या आदि के मामलों में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B के आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन की सच्चाई को कोर्ट के द्वारा मानकर चला जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन की सच्चाई को मान लेने का अर्थ यह हुआ कि आरोपी के दोष को मानकर चला जाएगा। कोर्ट मानेगा कि हां, आरोपी ने ही यह कृत्य कारित किया था। अब यह आरोपी को कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा कि उसने यह आरोपित काम नहीं किया था। आत्महत्या या हत्या जो भी होगा, यह आरोपी को प्रूव करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया था, और यह आरोपी को डबल प्रूफ के द्वारा साबित करना होगा। डबल प्रूफ के बारे में हमने अपनी अनेक पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, आप विद्वान व्यूअर्स इसको वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया जिसमें कोई डिफेंस काउंसिल अपने आरोपी के बेनिफिट के लिए FIR को इस्तेमाल कर सकते हो। FIR के वर्तमान कानून से आरोपी लोग व उनके एडवोकेट्स 3 लाभ पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सब सामान्य FIRs के मामलों में इन्फॉर्मेंट को एग्जामिनेशन के विशिष्ट नियमों के द्वारा अपना क्रॉस करवा के पूरे केस के आधार पर उसको संदेहास्पद बनाया जा सकता है। सब सामान्य FIRs के मामलों में विशिष्ट नियमों के द्वारा इन्फॉर्मेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसे बांधकर और उसके ऊपर सवाल उठाकर इस FIR को संदेहास्पद बनाया जा सकता है। जो अनुभवी एडवोकेट्स हैं वो FIR को संदेहास्पद इसी कारण से बनाते हैं कि इससे उसकी लीगल एडमिसिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सके। उसे कोर्ट में अविश्वसनीय गवाह घोषित करवा सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेंट हो। इंडियन लीगल सिस्टम ने आपको ये सब नियम अपनी अलग अलग वीडियोस में बताए हैं, लेकिन यह नियम मृत्यु संबंधी बयानों अर्थात डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में दर्ज की गई FIR के ऊपर काम नहीं करता है। यह डाइंग डिक्लेरेशन वाली FIR सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में अपने आप में सब्सटेंशियल एविडेंस होती है। कोई आकर प्रूव करे या ना करे, डाइंग डिक्लेरेशन वाली FIR अपने आप में सब्सटेंशियल एविडेंस है। अब फिर वहीं उसी पुराने प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने लौटकर क्या बताया
उन्होंने कहा कि सामान्य एफआईआर को केवल इंफॉर्मेंट के द्वारा ही प्रूव किया जा सकता है। उस एफआईआर में वर्णित तथ्यों पर आयोग का कोई भी कथन कानूनन एडमिसिबल नहीं होगा। इस बात को सभी ट्रायल कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी आईओ आकर एफआईआर के फैक्ट्स के ऊपर अपना बयान ना दे। दूसरी ओर एफआईआर यदि सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित होगी, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन वाले केस में मृतक के द्वारा कराई गई होगी, तो वह स्वतः ही सब्सटेंशियल एविडेंस तो होगी और उसे प्रूव करने के लिए वैसे भी आईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तो स्वतः एडमिसिबल है, वह सब्सटेंशियल एविडेंस है। इस तरह से एफआईआर कैसी भी हो, सामान्य एफआईआर हो या मरण संबंधी बात कही गई एफआईआर हो, वह आईओ के द्वारा प्रूव नहीं करवाई जा सकेगी। तो यहां डाइंग डिक्लेरेशन वाली एफआईआर को लेकर दो प्रकार की डिफेंसेस हमें लगती हैं। पहली जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है और दूसरी जो हम बताने वाले हैं। पहली डिफेंस की बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आज के केस में बताया कि यदि आरोपी ने ही वह केस दर्ज करवाया हो जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन की गई है, तो वह एफआईआर कभी भी आरोपी के खिलाफ प्रूव नहीं की जा सकती है। उस आरोपी को आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन उपलब्ध होगी। उसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी को उस ही के खिलाफ एविडेंस देने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि किसी भी व्यक्ति से उसी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं लिया जा सकता है, कोई एविडेंस नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह से यह आरोपी को लाभ मिलेगा और जैसे ही एफआईआर प्रूव नहीं हो पाई तो पूरे केस में एक छिद्र सा बन जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन के खिलाफ दूसरी डिफेंस आपकी वह है जो हम बता रहे हैं। दूसरी डिफेंस यही है कि इंडियन लीगल सिस्टम के अनुभव की सहायता ली जाए, उनके द्वारा दिया जाने वाला कंसल्टेशन या परामर्श लिया जाए। डाइंग डिक्लेरेशन के एक सब्सटेंशियल एविडेंस होने से इसके खिलाफ बहुत सीमित बचाव उपलब्ध होते हैं और यह आपने भी अपनी कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान देखा होगा। हमने ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशंस देखे हैं जहां ना तो क्रॉस करने वाला और ना ही आरोपी इन लीगल डिफेंसेस के बारे में कुछ जानते हैं, वे बस सवाल पूछते चले जाते हैं जो सवाल कभी कोर्ट में पढ़े ही नहीं जाएंगे। आरोपी को इस बात की सूचना कि ये तो सवाल गलत पूछे गए हैं केवल तब ही मिलती है जब शाम को कोर्ट का कन्विक्शन ऑर्डर जज साहब के द्वारा साइन करवाकर बाहर भेजा जाता है कि आरोपी को नीली गाड़ी में बैठा दिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।